आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी की विदाई। 2 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद नैन्सी और साहिल ने अपने इस रिश्ते को लव मैरिज में बदल दिया। लेकिन लव मैरिज से लव गायब होते ही नैन्सी और साहिल भी अचानक लापता हो गए। लेकिन लापता होने से पहले नैन्सी को शक था एक अनहोनी का। क्या थी वो अनहोनी? कौन बना उसका शिकार? सुनते हैं कहानी पत्नी की विदाई। पिछले 2-3 दिनों से 20 वर्षीय नैन्सी मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान थी। इसकी वजह ये थी कि उसका 21 वर्षीय पति साहिल चोपड़ा उसे प्रताड़ित कर रहा था। इस दौरान उसने नैन्सी की कई बार पिटाई भी कर दी थी। नैन्सी ने ये बात अपने घर वालों तक को नहीं बताई। इसकी वजह ये थी कि उसने घर वालों के विरोध के बावजूद साहिल से लव मैरिज की थी। साहिल और उसकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे। पति के प्यार की जगह वो उसके जुल्मों सितम सह रही थी। नैन्सी ने भले ही ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, लेकिन अपनी सहेली प्रांजलि और सरानिया को 10 नवंबर 2019 को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बता दी थी। इस मैसेज में उसने पति द्वारा ज्यादा प्रताड़ित करने की जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, उसने सहेलियों को ये भी कह दिया था कि यदि 2 दिनों तक उसका फोन ना मिले तो समझ लेना साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। दिल्ली की ही रहने वाली प्रांजलि और सरानिया नैन्सी की पक्की सहेलियां थी। दोनों समझ नहीं पा रही थी कि नैन्सी को बहुत प्यार करने वाला साहिल नैन्सी पर हाथ क्यों उठाने लगा। इसकी वजह क्या है ये तो नैन्सी से मुलाकात के बाद ही पता चल सकती थी। बहरहाल वे रोजाना नैन्सी से बातें करने लगी, लेकिन 2 दिन बाद ही नैन्सी का फोन स्विच ऑफ हो गया। प्रांजलि और सरानिया परेशान हो गई कि नैन्सी का फोन क्यों बंद है। नैन्सी पति साहिल चोपड़ा के साथ पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी स्थित B1 ब्लॉक में रह रही थी। सरानिया और प्रांजलि ने नैन्सी की ससुराल देखी थी, इसीलिए 13 नवंबर 2019 को दोनों नैन्सी से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में जब नैन्सी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसके बारे में उसकी सास रोजी से पूछा। रोजी ने बताया कि नैन्सी और साहिल घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं। दूसरे कमरे में साहिल के दादा बैठे हुए थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि पति पत्नी फ्रांस घूमने गए हैं। दादा की बात सुनकर दोनों चौंकी, क्योंकि नैन्सी के पास पासपोर्ट नहीं था, फिर वो विदेश कैसे जा सकती है। प्रांजलि और सरानिया ने जब नैन्सी के ससुर अश्विनी चोपड़ा से बात की तो उन्होंने दोनों के जयपुर घूमने जाने की बात बताई। घर के 3 लोगों द्वारा अलग अलग तरह की बातें दोनों सहेलियों को हजम नहीं हुई। इसके बाद वो अपने घर चली गईं। उन्होंने इधर उधर फोन करके नैन्सी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। नैन्सी की ये दोनों फ्रेंड्स अपनी दुनिया में व्यस्त हो गईं। 28 नवंबर को प्रांजलि व सरानिया ने फिर से नैन्सी का नंबर मिलाया तो वो बंद मिला। तब उन्होंने उसी दिन ये जानकारी नैन्सी के पिता संजय शर्मा को दे दी। बेटी के लापता होने की जानकारी पाकर संजय शर्मा के होश उड़ गए। वो पश्चिमी दिल्ली के ही हरिनगर में रहते थे। बेटी नैन्सी के बारे में पता करने के लिए वो उसी दिन उसकी ससुराल जनकपुरी पहुंच गए। वहां साहिल की मां ने उन्हें बताया कि साहिल और नैन्सी घर से 20 लाख से ज्यादा के जेवर लेकर कहीं भाग गए हैं। संजय शर्मा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काफी पूछताछ करने के बाद भी जब उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अगले दिन 23 नवंबर को वो थाना जनकपुरी पहुंचे। संजय शर्मा ने थाना प्रभारी जयप्रकाश से मुलाकात कर बेटी नैन्सी के शादी करने से लेकर उसके गायब होने तक की बात विस्तार से बता दी। साथ ही उन्होंने नैन्सी के पति साहिल, ससुर अश्विनी चोपड़ा और साहिल की बुआ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज करने के कई दिन बाद भी पुलिस ने नैन्सी का पता लगाने की कोशिश नहीं की। तब संजय शर्मा ने डीसीपी और एसीपी से संपर्क किया। जब मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थाना प्रभारी जयप्रकाश साहिल के घर पहुंचे तो वो घर पर नहीं मिला।
उसके माता पिता यही कहते रहे कि साहिल नैन्सी को लेकर कहीं घूमने गया है, लेकिन तब से दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। घर वालों को कुछ चेतावनी देकर थाना प्रभारी लौट आए। थाने लौटने के बाद उन्होंने नैन्सी और साहिल के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। साहिल चोपड़ा की कॉल डिटेल्स से पुलिस को पता चला कि 11 नवंबर की रात और 12 नवंबर को वो शुभम और बादल नाम के लड़कों के संपर्क में था। इन दोनों के साथ उसकी लोकेशन हरियाणा के पानीपत की थी। जांच में पता चला कि शुभम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का और बादल करनाल के घरोंडा गांव का रहने वाला है। ये तीनों पानीपत क्यों गए थे, ये जानकारी तीनों में से किसी से पूछताछ करने पर ही मिल सकती है। साहिल तो घर से लापता था, इसीलिए पुलिस टीम सबसे पहले करनाल के गांव घरोंडा स्थित बादल के घर पहुंची। वो घर पर मिल गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शुभम को भी उसके घर से हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि शुभम साहिल के ऑफिस में काम करता था और बादल शुभम का ममेरा भाई था। दिल्ली लाकर जब दोनों से नैन्सी के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि नैन्सी अब दुनिया में नहीं है। साहिल ने उसकी हत्या कर लाश पानीपत में फेंक दी थी। थाना प्रभारी ने ये जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी। चूंकि नैन्सी के पिता संजय शर्मा ने साहिल और उसके घर वालों के खिलाफ अपहरण और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, इसीलिए पुलिस ने साहिल के घर वालों को थाने बुलवा लिया। किसी तरह साहिल चोपड़ा को जब ये खबर मिली कि उसके घर वालों को पुलिस ने थाने में बैठा रखा है, तो वो खुद भी थाने पहुंच गया। साहिल को ये पता नहीं था कि पुलिस उसकी साजिश का न सिर्फ पर्दाफाश कर चुकी है, बल्कि शुभम और बादल पकड़े भी जा चुके हैं। पुलिस ने साहिल से नैन्सी के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 11 नवंबर 2019 को नैन्सी को पश्चिम विहार फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया था। थाना प्रभारी जयप्रकाश समझ गए साहिल बेहद चालाक है, आसानी से अपना जुर्म नहीं कबूलेगा, लिहाजा उन्होंने हिरासत में लिए गए शुभम और बादल को साहिल के सामने बुला लिया। उन दोनों को देखते ही साहिल हक्का बक्का रह गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके सामने सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा उसने स्वीकार कर लिया कि वो अपनी पत्नी नैन्सी की हत्या कर चुका है। अपने कर्मचारी शुभम और उसके दोस्त बादल के साथ नैन्सी की हत्या करने के बाद उन लोगों ने उसकी लाश पानीपत में ठिकाने लगा दी थी। इसके बाद एडिशनल डीसीपी समीर शर्मा की मौजूदगी में साहिल चोपड़ा, शुभम और बादल से पूछताछ की गई तो नैन्सी की हत्या की जो कहानी सामने आई वो झकझोर देने वाली थी। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले संजय शर्मा इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग का काम करते थे। उनकी बड़ी बेटी नैन्सी शर्मा 17 वर्ष करीब 3 साल पहले विकासपुरी में कंप्यूटर सेंटर में जाती थी। वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात साहिल चोपड़ा 18 वर्ष से हुई। साहिल चोपड़ा का पास में ही सेकंड हैंड कारों का सेल परचेज का ऑफिस था। साहिल से पहले ये व्यवसाय उसके पिता अश्विनी चोपड़ा संभालते थे। साहिल चोपड़ा का कार सेल परचेज का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, इसीलिए वो खूब बंठन कर रहता था। नैन्सी शर्मा और साहिल की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों ही जवानी के द्वार पर खड़े थे, इसीलिए आकर्षण में बंधकर एक दूसरे को चाहने लगे। इसके बाद नैन्सी साहिल के साथ कार में बैठकर सैर सपाटे करने लगी। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन भर साथ रहने का वादा भी कर लिया था। नैन्सी उस समय नाबालिग थी, इसके बावजूद वो साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। करीब 3 साल तक सुभाष नगर में लिव इन रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने 27 मार्च 2019 को गुरुद्वारे में शादी कर ली। नैन्सी ने शादी अपने घर वालों की मर्जी के बिना की थी, इसीलिए वो उससे खुश नहीं थे। घर वालों को शादी की सूचना भी उस समय मिली जब नैन्सी ने अपनी ससुराल पहुंचकर व्हाट्सएप पर शादी के फोटो भेजे। दरअसल नैन्सी तब छोटी ही थी जब उसकी माँ उसे और पिता को छोड़कर कहीं चली गई थी। वो अपने साथ छोटे बेटे को ले गई थी।
नैन्सी की परवरिश उसकी दादी और चाची ने की। संजय शर्मा बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान जाते रहते थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बेटी बालिग थी। उसने साहिल चोपड़ा से शादी अपनी मर्जी से की थी, इसीलिए वो कर भी क्या सकते थे। जवान बेटी के इस तरह चले जाने पर उन्हें बदनामी के साथ दुख भी अधिक हुआ। नैन्सी जनकपुरी के बी ब्लॉक स्थित अपनी ससुराल में पति के साथ खुश थी। साहिल उसका हर तरह से ख्याल रखता था। बहरहाल उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। नैन्सी और साहिल के बीच कुछ महीनों बाद ही मतभेद शुरू हो गए। इसकी वजह ये थी कि नैन्सी अक्सर फोन पर व्यस्त रहती थी। देर रात तक वो किसी से फोन पर बातें करती थी। साहिल का कहना था कि दिन में वो किसी से भी बात करे, उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके ऑफिस से लौटने के बाद उसके पास भी बैठ जाया करे। साहिल जब नैन्सी से पूछता कि वो किससे बात करती है, तो वो कह देती कि दोस्तों से बात करती है। पत्नी की ये बात साहिल को गले इसीलिए नहीं उतरती थी क्योंकि शादी से पहले नैन्सी ने उसे बताया था कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। जब शादी से पहले उसका कोई दोस्त नहीं था, तो शादी होते ही अब कौन ऐसे नए दोस्त बन गए जो घंटों तक उससे बतियाने लगे। यही बात साहिल के दिल में वहम पैदा कर रही थी। नैन्सी की बातों और व्यवहार से साहिल को शक था कि उसकी पत्नी का जरूर किसी से कोई चक्कर चल रहा है जिसे वो उससे छिपा रही है। पति या पत्नी दोनों के मन में संदेह पैदा हो जाए तो वो कम होने के बजाय बढ़ता जाता है और फिर कभी भी विस्फोट के रूप में सामने आता है। जिस नैन्सी को साहिल दिलो जान से प्यार करता था, वही उसके साथ कलह करने लगी थी। कभी कभी तो दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता था कि साहिल उसकी पिटाई भी कर देता था। साहिल का उग्र रूप देखकर नैन्सी को महसूस होने लगा था कि साहिल को अपना जीवन साथी चुनना उसकी बड़ी भूल थी। उसे इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए था। चूंकि उसने अपनी पसंद से शादी की थी, इसीलिए इसकी शिकायत वो अपने पिता से भी नहीं कर सकती थी। हाँ, अपनी सहेलियों से बात करके वो अपना दर्द बांट लिया करती थी। साहिल पत्नी की रोज रोज की कलह से तंग आ चुका था। आखिर उसने फैसला कर लिया कि रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि नैन्सी का खेल ही खत्म कर दे। इस बारे में साहिल ने अपने ऑफिस में काम करने वाले शुभम से बात की। शुभम साहिल का साथ देने को तैयार हो गया। साहिल को शुभम ने बताया कि उसका एक ममेरा भाई है, बादल, जो करनाल के पास स्थित घरुंडा गांव में रहता है। उसे भी साथ ले लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। साहिल ने शुभम से कह दिया कि इस बारे में वो बादल से बात कर ले। शुभम ने बादल से बात की तो उसने हामी भर ली। योजना को कैसे अंजाम देना है, इस बारे में साहिल ने बादल और शुभम के साथ प्लानिंग की। बादल ने सलाह दी कि नैन्सी को किसी बहाने पानीपत ले जाया जाए और किसी सुनसान इलाके में ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया जाए। योजना को कहां अंजाम देना है, इसकी रेकी के लिए तीनों लोग 10 नवंबर 2019 को पानीपत गए। काफी देर घूमने के बाद उन्हें रिफाइनरी के पास की सुनसान जगह ठीक लगी। रेकी करने के बाद तीनों दिल्ली लौट आए। इसी बीच नैन्सी और साहिल के बीच की कलह चरम पर पहुंच गई। तभी नैन्सी ने अपनी सहेलियों प्रांजलि और सरानिया को फोन करके बता दिया था कि आजकल साहिल उसके साथ मारपीट करने लगा है। उसने उसके घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। नैन्सी को शायद पति का व्यवहार देखकर अपनी मौत की आहट मिल गई थी। तभी तो उसने सहेलियों से कह दिया था कि अगर 2 दिनों तक उसका फोन ना मिले तो समझ लेना कि साहिल ने उसकी हत्या कर दी है। चूंकि साहिल को अपनी योजना को अंजाम देना था, इसीलिए उसने 11 नवंबर को सुबह से ही नैन्सी के साथ प्यार भरा व्यवहार शुरू कर दिया। पति का बदला रुख देखकर नैन्सी भी खुश हो गई। दोनों ने खुशी के साथ लंच किया। लंच करने के दौरान ही साहिल ने नैन्सी से कहा, नैन्सी, आज मुझे पानीपत में किसी से उधार की रकम लानी है। रकम ज्यादा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी पिस्टल लेकर मेरे साथ चलो। नैन्सी के पास एक पिस्टल थी जो उसे उसके किसी दोस्त ने 2 साल पहले गिफ्ट में दी थी। नैन्सी ने उस पिस्टल के साथ कई फोटो भी खिंचवा रखे थे।
पति के कहने पर नैन्सी उसके साथ पानीपत जाने को तैयार हो गई। शाम करीब 6:30 बजे साहिल पत्नी को लेकर घर से अपनी कार में निकला। शुभम और बादल को भी उसने घर पर बुला रखा था। शुभम कार चला रहा था और बादल शुभम के बराबर वाली सीट पर बैठा था, जबकि साहिल और नैन्सी कार की पिछली सीट पर थे। कार में ही साहिल ने पत्नी से पिस्टल लेकर उसमें 2 गोलियां डाल ली थी। नैन्सी को ये पता नहीं था कि उसका पति उसके सामने ही मौत का सामान तैयार कर रहा है। उन्हें पानीपत पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शुभम कार को रिफाइनरी के पास ददलाना गांव की एक सुनसान जगह पर ले गया। वहीं पर साहिल ने बाथरूम जाने के बहाने कार रुकवा ली। इससे पहले कि नैन्सी कुछ समझ पाती, आगे की सीट पर बैठे शुभम और बादल ने उसे दबोच लिया। तभी साहिल ने नैन्सी के सिर से सटाकर गोली चला दी, लेकिन गोली नहीं चली और हड़बड़ाहट में साहिल के हाथ से पिस्टल छूटकर नीचे गिर गई। नैन्सी अब पूरा माजरा समझ गई थी कि पति उसे यहाँ मारने के लिए लाया है। वो साहिल के सामने अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगी, लेकिन पत्नी के गिड़गिड़ाने का उस पर असर नहीं हुआ। साहिल ने फुर्ती से कार में गिरी पिस्टल और गोली उठाई। गोली उसने दोबारा लोड की और नैन्सी के सर से सटाकर गोली चला दी। इस बार गोली उसके सिर के आर पार हो गई। तभी उसने दूसरी गोली भी मार दी। गोली लगते ही नैन्सी के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो सीट पर ही लुढ़क गई। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। फिर तीनों ने उसकी लाश उठाकर झाड़ियों में फेंक दी। साहिल ने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। लाश ठिकाने लगाकर तीनों दिल्ली लौट आए। साहिल अपने घर जाने के बजाय दोनों साथियों के साथ जनकपुरी C1 ब्लॉक और डाबड़ी के बीच स्थित एक लॉज में रुका। अपनी कार उसने पास में ही स्थित सीतापुरी इलाके में ऐसी जगह खड़ी की जहां स्थानीय लोग अपनी कारें खड़ी करते थे। ये इलाका चानन देवी अस्पताल के नजदीक है। नैन्सी का मोबाइल साहिल ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया था। अगले दिन शुभम और बादल अपने अपने घर चले गए। साहिल भी इधर उधर छिपता रहा। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस उन्हें लेकर पानीपत में उसी जगह पहुंची जहां उन्होंने नैन्सी की लाश ठिकाने लगाई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने ददलाना गांव की झाड़ियों से नैन्सी की सड़ी गली लाश बरामद कर ली। जरूरी कार्रवाई कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए नैन्सी की लाश पानीपत के सरकारी अस्पताल में भेज दी। इसके बाद पुलिस के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनका 2 दिन का रिमांड लिया। रिमांड अवधि में आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चानन देवी अस्पताल के नजदीक खड़ी साहिल की कार बरामद की। कार की मैट के नीचे छिपाई गई वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली जिससे नैन्सी की हत्या की गई थी। पुलिस नैन्सी का मोबाइल बरामद नहीं कर सकी। आरोपी साहिल चोपड़ा, शुभम और बादल से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आप सुन रहे हैं डोर से कटी पतंग। अपनी शादीशुदा जिंदगी की डोर को काट कर भागी मोहसिना का हाल भी वैसा ही हुआ जैसा डोर से कटी किसी पतंग का होता है। हवा में थोड़े वक्त की आजादी के बाद वो भी जमीन पर आ गिरी। करवा चौथ की उस रात ऐसा भी क्या हुआ कि मोहसिना का व्रत और भरोसा दोनों टूट गए। सुनते हैं कहानी डोर से कटी पतंग। 18 अक्टूबर 2019 को करवा चौथ था। खुशी उर्फ मोहसिना बानो ने भी पहली बार व्रत रखा था। मोहसिना बानो मुस्लिम थी। उसने अपनी मर्जी से महेंद्र को पति के रूप में चुना था। चूंकि उसने महेंद्र से शादी कर ली थी, इसलिए अपना नाम खुशी उर्फ परी रख लिया था। महेंद्र से शादी के बाद वह लखनऊ के थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के गांव दादूपुर की नई कॉलोनी में रहने लगी। पति की दीर्घायु के लिए उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा था। पड़ोसी महिलाओं से पूछकर उसने दिन में पूजा वगैरह भी की थी।
सजने संवरने के बाद उसने अपने पैरों में महावर लगाई, मांग में गहरा लाल रंग का सिंदूर भरा। साज श्रृंगार के बाद वह काफी खूबसूरत लग रही थी। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा था। भूखे पेट रहकर उसने महेंद्र का मनपसंद खाना भी बना लिया था। उसे महेंद्र के लौटने का इंतजार था ताकि चंद्रमा निकलने पर वह अध्रय दे सके। खुशी मन ही मन काफी उल्लासित थी। उसने कई बार महेंद्र को फोन किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। शाम को 5 बजे भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। पति के फोन ना उठाने पर खुशी को बहुत गुस्सा आया। काफी देर बाद महेंद्र ने उसकी कॉल रिसीव की तो खुशी ने इतना ही कहा कि तुम घर जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूं। इतना ही कहकर खुशी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चंद्रमा निकल आया, लेकिन महेंद्र घर नहीं लौटा। पड़ोस की सभी महिलाएं अपने अपने पति को देखकर चंद्रमा को अर्घ्य दे रही थी, लेकिन खुशी पति के न आने पर परेशान थी। वह खुशी की कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। खुशी सोच सोच कर परेशान थी कि कम से कम आज पूजा के समय तो उन्हें घर पर होना चाहिए था। चंद्रमा निकलने के 2 घंटे बाद भी महेंद्र घर पर नहीं लौटा तो खुशी ने उसे गुस्से में व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उसका भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात करीब 12 बजे महेंद्र घर लौटा तो वह इस स्थिति में नहीं था कि पत्नी खुशी से कुछ कह सके। लखनऊ के ही थाना बंथरा के निकटवर्ती जंगल में पुराही खेड़े से नरेरा गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर लोगों ने सुबह सुबह एक युवती का शव पड़ा देखा। वह खेत की सिंचाई के लिए बनाई गई नाली में अर्धनग्न अवस्था में था। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना बंथरा के थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत अपने साथ इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह, एसएसआई शिव प्रताप सिंह, एसएसआई अरुण प्रताप सरोज, सिपाही GL सोनकर, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और अविनाश चौरसिया को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो देखा युवती के हाथ पैरों में महावर और मेहंदी लगी थी। उसका चेहरा थोड़ा सा झुलसा हुआ था। मेहंदी रची हथेली पर M लिखा हुआ था। माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर था। घटनास्थल पर शव के पास नीले रंग की पॉलीथीन में एसिड की 3 खाली शीशियां मिली थीं, जिनमें से एक शीशी में बचा हुआ थोड़ा सा एसिड था। लाश के पास ही नीले रंग का एक पर्स पड़ा मिला। पर्स की तलाशी ली गई तो उसमें एक मोबाइल फोन मिला। पुलिस ने मौके पर मिले फोन और शीशियां अपने कब्जे में ले ली। निरीक्षण में पुलिस को युवती के गले पर किसी चीज के कसने के गहरे निशान दिखे। नाक से खून रिस कर सूख चुका था। उसके पैरों में ना पायल थी ना बिछियां। नाक में सोने का एक फूल जरूर नजर आ रहा था। पुलिस ने वहां जमी भीड़ से लाश की शिनाख्त करनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान सका। पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवती शायद कहीं बाहर की रहने वाली होगी। उसकी हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर फेंक दिया है। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने महिला की बरामद की गई लाश के फोटो जिले के सभी थानों में भेजने के अलावा व्हाट्सएप पर डाल दिए ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। इसके अलावा अज्ञात महिला की लाश बरामद करने की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कर दी। 22 अक्टूबर 2019 को 2 व्यक्ति थाना बंथरा पहुंचे। थाना प्रभारी रमेश कुमार रावत ने उनसे पूछा तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम मुश्ताक अहमद बताया। वह गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर जिला अमेठी का रहने वाला था। उसने अखबार में छिपे युवती की तस्वीर दिखाते हुए बताया कि ये जो फोटो छपी है मेरी बेटी मोहसिना बानो की है। मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि करीब 8 साल पहले उसने मोहसिना बानो का निकाह अपने गांव के ही मोहम्मद नसीम से किया था। निकाह के बाद वो अपने शौहर के साथ मुंबई में रहने लगी थी। अब से करीब 4 महीने पहले मोहसिना मुंबई से कहीं गायब हो गई थी। हम सब ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जब उसकी कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो दामाद मोहम्मद नसीम ने 29 जून 2019 को मुंबई के पवई थाने में मोहसिना के गुम होने की सूचना लिखाई थी।
मुश्ताक ने आगे बताया कि साथ आए मेरे भतीजे अरमान ने अखबार में छपी तस्वीर पहचानी तो हम लोग यहाँ आए। मुझे विश्वास है कि मोहसिना मुंबई से जिस व्यक्ति के साथ भागी थी उसी ने उसकी हत्या कर लाश खेतों में डाली होगी। थाना प्रभारी ने मुश्ताक अहमद को मोर्चरी ले जाकर लाश दिखाई तो उसने लाश की शिनाख्त अपनी बेटी मोहसिना के रूप में कर दी। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने मुश्ताक की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या कर लाश छिपाने का मामला दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज हो गया तो थाना प्रभारी ने खुद ही इस केस की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने सबसे पहले मृतका की फोन कॉल डिटेल्स चेक की। उससे पता चला कि उसकी ज्यादा बातें महेंद्र से होती थी। महेंद्र भेलपुर कॉलोनी जगदीशपुर का रहने वाला था। पुलिस ने महेंद्र के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह मोहसिना का पति था। उसी के साथ मोहसिना मुंबई से भाग कर आई थी और अपना नाम खुशी रखकर उसी के साथ रह रही थी। महेंद्र भी शादीशुदा था। उसकी पहली पत्नी गांव में रहती थी। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने महेंद्र की कॉल डिटेल्स देखी तो पता चला कि संदीप नाम के युवक से महेंद्र की अक्सर बातें होती थीं। जांच करने के बाद पता चला कि संदीप अमेठी जिले के गांव नियावा का रहने वाला था जो महेंद्र की बोलेरो चलाता था। इन दोनों से पूछताछ करने के बाद ही जांच आगे बढ़ सकती थी, लिहाजा पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। दोनों में से कोई भी घर पर नहीं मिला तो उनकी खोज खबर के लिए मुखबिर लगा दिए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 24 अक्टूबर 2019 को रात करीब 12 बजे दोनों को दादूपुर गांव के शराब ठेके के पास से हिरासत में ले लिया। महेंद्र और संदीप से मोहसिना के बारे में पूछताछ की गई तो महेंद्र ने बताया कि उसने मोहसिना की हत्या नहीं की थी। करवा चौथ वाली रात को जब वो घर पहुंचा तो वो मृत अवस्था में थी। उसने तो उसकी लाश केवल ठिकाने लगाई थी। दोनों से विस्तार से पूछताछ के बाद मोहसिना की मौत की जो कहानी सामने आई इस प्रकार थी। मोहसिना बानो जनपद अमेठी के गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर के रहने वाले मुश्ताक अहमद की बेटी थी। मोहसिना अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। उसके अलावा उसकी 2 बहनें व एक भाई और था। मोहसिना आधुनिक विचारों की महत्वाकांक्षी युवती थी। वह बहुत चतुर दिमाग की थी। घर के रोजमर्रा के काम निपटाने के बाद वो व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगी रहती थी। फेसबुक पर नए नए लोगों से दोस्ती कर उनसे घंटों बात करना उसका शगल बन गया था। कभी कभी तो वो किसी से फोन पर घंटों बातें किया करती थी। एक दिन उसकी अम्मी नूर जहां ने उसकी फोन पर हो रही रोमांस भरी बातें सुन ली। तब उन्होंने झल्लाते हुए मोहसिना को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुझे दीन मजहब की बातों का बिल्कुल डर नहीं है? पता नहीं किस किस से बात करती रहती है। तेरी ये बातें ठीक नहीं है। इन बातों से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक दिन यह बात नूरजहां ने अपने पति मुश्ताक अहमद को बताई और कहा कि मोहसिना के लिए अब कोई लड़का देख लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम हाथ मलते रह जाएं। पत्नी की बात सुनकर मुश्ताक अहमद की चिंता बढ़ गई तो मोहसिना के लिए लड़का देखने लग गए। इसी दौरान मुश्ताक के भतीजे अरमान ने अपने खानदानी भाई नसीम के बारे में चर्चा की। नसीम मुंबई में रहता था। इसके बाद मुश्ताक ने नसीम के पिता सुलेमान से बात की। बात परिवार की थी, इसलिए सुलेमान मोहसिना के साथ बेटे का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सामाजिक रीति रिवाज से सन 2021 में मोहसिना का निकाह नसीम से कर दिया गया। शादी के कुछ दिनों बाद नसीम मोहसिना को अपने साथ मुंबई ले गया। वह मुंबई के पवई इलाके में रहता था। मोहसिना मुंबई क्या पहुंची, जैसे उसे खुशियों का जहां मिल गया। उसने शौहर नसीम के साथ अपनी जिंदगी के 8 साल हंसी खुशी बिताए। इस दौरान वह 3 बेटों की मां बन गई। मुंबई में रहकर वह पूरी तरह आजाद हो गई। नसीम के काम पर चले जाने के बाद वह सैर सपाटा करने निकल जाती और शाम को वापस लौटती। साल 2018 दिसंबर की बात है। परिवार में किसी की शादी का कार्यक्रम था। मोहसिना अपने शौहर के साथ मुंबई से अपने गांव हामी का पूर्वा जगदीशपुर आई हुई थी। शादी के बाद नसीम उसे 1-2 महीने के लिए उसके मायके में छोड़ गया। मोहसिना की ससुराल भी गांव में थी, इसलिए कुछ दिन वह ससुराल में भी रह लेती थी।
अब व्हाट्सएप पर बातें करना उसकी रोजाना की आदत में शुमार था। शादी के दौरान ही मोहसिना की मुलाकात महेंद्र नाम के युवक से हुई थी। वह अपने बोलेरो गाड़ी से वहां कोई सामान लेकर आता था। महेंद्र रसिक स्वभाव का था। पहली ही नजर में वह मोहसिना की तरफ आकर्षित हो गया था। सामान उतारने के दौरान जब वह घर में बैठकर चाय पी रहा था तो उसने मोहसिना से उसके बारे में पूछ लिया। मोहसिना ने बताया कि वह मुंबई में अपने शौहर के साथ रहती है। बातों बातों में महेंद्र ने मोहसिना से उसका मोबाइल नंबर और मुंबई का पता भी पूछ लिया। मोहसिना के पूछने पर महेंद्र ने बताया कि वह अमेठी जिले के गांव कठोरा कमरोली का रहने वाला है, लेकिन इस समय बेल कॉलोनी जगदीशपुर अमेठी में रह रहा है। उसकी बोलेरो गाड़ी बुकिंग पर अलग अलग शहरों में जाती रहती है। मोहसिना ने पूछा, क्या आपको मुंबई की बुकिंग भी मिलती है? महेंद्र ने बताया कि महीने में 1-2 बुकिंग्स मुंबई में मिल जाती है। तब वह अपने ड्राइवर संदीप के साथ वहां जाता है। इसी बहाने उसका मुंबई में घूमना फिरना भी हो जाता है। मोहसिना ने कहा कि अब की बार जब मुंबई आना हो तो उसके पास पवई जरूर आए। महेंद्र ने उससे इस बात पर वादा कर दिया। उस दिन की मुलाकात के बाद मोहसिना और महेंद्र की मोबाइल और व्हाट्सएप पर अक्सर बातचीत होने लगी। अपनी बातों के प्रभाव से महेंद्र ने मोहसिना को अपने जाल में फंसा लिया। मोहसिना अपने दिल की बात उससे कह लेती थी। दोनों के बीच होने वाली बातों का दायरा बढ़ने लगा। यह दायरा उन्हें प्यार के मुकाम तक ले गया। इस बीच उन्होंने 2-3 बार चोरी छिपे मुलाकात भी कर ली। फिर एक दिन मोहसिना अपने मायके से पति के साथ मुंबई चली गई। जाने से पहले उसने महेंद्र से कह दिया कि वह मुंबई का चक्कर जल्द लगा ले ताकि मुंबई में वह साथ साथ घूम फिर सके। मोहसिना के मुंबई पहुंचने के बाद भी उसकी महेंद्र से पहले की तरह व्हाट्सएप पर रोजाना बातचीत चलती रही। वह शाम को पति के सामने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर व्यस्त रहती थी। नसीम ने उसे काफी समझाया लेकिन वह थमी नहीं। एक दिन महेंद्र को मुंबई की बुकिंग मिल गई। यह जानकारी उसने मोहसिना को दी तो वो काफी खुश हुई। उसे लगा जैसे उसकी मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बुकिंग लेकर महेंद्र जब मुंबई पहुंचा तो वो मोहसिना से बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर मिला। महेंद्र से मिलकर वह बहुत खुश थी। इसके बाद महेंद्र ने उसे अपनी गाड़ी से घुमाया। दोनों ने काफी देर जुहू चौपाटी पर मस्ती की। इसके बाद महेंद्र उसे एक होटल में ले गया जहां दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। उसके बाद महेंद्र ने उसे उसके बच्चों के स्कूल के पास छोड़ दिया। स्कूल से बच्चों को साथ लेकर मोहसिना वापस घर लौट आई। महेंद्र मुंबई में 2 दिन रुका। दोनों दिन उसने मोहसिना के साथ खूब मौज मस्ती की। नसीम मोहसिना की इस बात से बिल्कुल अनजान था। महेंद्र व मोहसिना की यह मुलाकात ऐसे प्यार में बदली कि दोनों ने जीवन भर साथ रहने का इरादा कर लिया। मुंबई में मोहसिना की महेंद्र से हुई मुलाकात यादगार बनकर रह गई। वह दिन रात सपने बुनने लगी। वह पंख लगाकर उड़कर महेंद्र के पास पहुंच जाना चाहती थी। महेंद्र ने भी मुंबई में मुलाकात के दौरान मोहसिना से वादा किया कि जब वह उसके साथ लखनऊ आकर रहने लगेगी तो दुरागा खेड़ा में एक मकान खरीदकर उसके अलग रहने का बंदोबस्त कर देगा। बातों के दौरान ही मोहसिना को यह जानकारी मिल गई थी कि महेंद्र पहले से ही विवाहित है और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसके पुश्तैनी घर कठोरा कमरोली जनपद अमेठी में रहती है। महेंद्र अब हर महीने मोहसिना से मिलने मुंबई जाने लगा। वहां कुछ समय बिताने के बाद वह जगदीशपुर लौट आता था। एक दिन महेंद्र ने मोहसिना को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि वह अपने पति का साथ छोड़कर रहने के लिए लखनऊ आ जाए। मोहसिना महेंद्र की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसकी खातिर वह अपने पति और बच्चों को छोड़कर जून 2019 के महीने में अकेली ही मुंबई से भागकर लखनऊ आ गई और महेंद्र के पास आकर रहने लगी। मोहसिना के घर से गायब होने के बाद पति नसीम ने उसे काफी तलाश किया। वह कई दिनों तक अपनी रिश्तेदारियों और अन्य जगहों पर उसे तलाश करता रहा। जब उसका कोई पता नहीं चला तो उसने 29 जून 2019 को मुंबई के पवई थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी।
मोहसिना जब महेंद्र के पास पहुंची तो वह कुछ दिनों तक मोहसिना के साथ सरोजनी नगर थाने के दरोगा खेड़े में किराए के मकान में रहा। इसके बाद उसने दादूपुर गांव के पास नई कॉलोनी में 9 लाख रुपए का मकान खरीद लिया। यह मकान उसने अपने दोस्त संदीप के नाम से खरीदा था। मोहसिना उसी मकान में रहने लगी। वह जब भी लखनऊ आता था तो रात को मोहसिना के पास रहता। दादूपुर के मकान की बागडोर महेंद्र ने मोहसिना को सौंप दी थी। इसके बाद महेंद्र ने एक मंदिर में उससे शादी भी कर ली। शादी के बाद उसने अपना नाम खुशी उर्फ परी रख लिया था। वह हिंदू महिला की तरह रहने लगी थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को पता नहीं था कि खुशी मुस्लिम थी और उसने अपने पति व बच्चों को छोड़कर महेंद्र के साथ दूसरी शादी की थी। क्योंकि खुशी उर्फ मोहसिना बातूनी थी, इसलिए वह जल्द ही मोहल्ले के लोगों से घुल मिल गई। समाज, घर परिवार, शौहर और अपने 3 बेटों की परवाह न करके मोहसिना पता नहीं किस नशे में मदमस्त होकर प्रेमी महेंद्र के साथ लखनऊ में रहकर जिंदगी को ढो रही थी। धीरे धीरे मोहसिना की परीक्षा की वो घड़ी आ गई जहां महिलाओं को धर्म और संयम की मर्यादाओं से गुजरना पड़ता है, यानी करवा चौथ का त्योहार आ गया। खुशी ने भी पड़ोसियों के साथ करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। उस दिन महेंद्र घर पर अपनी ब्याहता और बच्चों से मिलने कठोरा कमरोली चला गया। उधर खुशी उसका इंतजार कर रही थी। उसका यह पहला व्रत था, इसलिए उसके मन में ज्यादा उत्सुकता थी। लेकिन फोन करने के बावजूद महेंद्र उसके पास नहीं पहुंचा। रात को जब चंद्रमा दिखाई दिया तो पूजा के समय भी महेंद्र खुशी के पास मौजूद नहीं था। इससे खुशी को गुस्सा आ गया। उसने व्हाट्सएप पर महेंद्र को एक भावुक मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा था कि तुम बेवफा निकले। मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपने बच्चे, पति और समाज को छोड़ा, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। मैं सारा दिन प्रतीक्षा करती रही, न तुम आए और ना ही तुमने फोन पर बताया कि कहाँ हो। इसे मैं क्या समझूं? जहां तक मैं समझती हूं, शायद तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत नहीं रह गई। तुम्हारी नजर में औरत सिर्फ खिलौना है। तुम्हें मेरे प्यार की नहीं, जिस्म की ज्यादा जरूरत थी। इससे ज्यादा मैं क्या जानूं? महेंद्र ने पुलिस को बताया कि 18-19 अक्टूबर 2019 की रात को 12 बजे जब वो दादूपुर दरोगा खड़े के मकान पर आया तो उसने देखा खुशी उर्फ मोहसिना गले में फंदा डाले पंखे से लटकी हुई थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। पत्नी को इस हालत में देखकर वह घबरा गया और उसने नायलॉन की डोरी का फंदा काटकर खुशी के शव को नीचे उतारा। साथ ही उसने अपने दोस्त संदीप को बोलेरो गाड़ी लेकर आने को कहा। संदीप रात के करीब 2 बजे बोलेरो लेकर बंथरा पहुंचा। फिर दोनों ने खुशी उर्फ मोहसिना के शव को ठिकाने लगाने और सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से बोलेरो में डाला। फिर उसे 5 किलोमीटर दूर पुराई खेड़ा थाना बंथरा इलाके के एक खेत में डाल दिया। मोहसिना का शव ले जाते समय महेंद्र टॉयलेट क्लीन करने वाला एसिड साथ ले गया था। वह एसिड उसने खुशी उर्फ मोहसिना के चेहरे पर डाल दिया, जिससे चेहरा थोड़ा झुलस गया था। घबराहट की वजह से वो दोनों खुशी उर्फ मोहसिना का पर्स, मोबाइल फोन और एसिड की खाली शीशियां वहां छोड़कर भाग निकले। अगले दिन पुलिस को खुशी उर्फ मोहसिना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई, जिसमें मौत की वजह गले में फंदा डालकर दम घुटना बताया गया। पुलिस ने हत्या की जगह आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर दिया। आरोपी महेंद्र और संदीप की निशानदेही पर पुलिस ने लाश ठिकाने लगाने में प्रयुक्त हुई महेंद्र की बोलेरो नंबर UP 36T2331 भी बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।